नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी हाजिर है किरदार जिंदगी को लेकर। दोस्तों, मैंने अपना वादा फिर से पूरा किया है। बुधवार शाम 7 बजे उपस्थित हूँ एक खास किरदार के साथ और एक खास शख्सियत के साथ। आपको भी बड़ा आनंद आता है, हमें भी आता है, हम भी ढूंढते रहते हैं आपके लिए। और आप जिनसे रूबरू होते हैं, जिनके बारे में जानते हैं, आपको भी आनंद की अनुभूति होती होगी। मुझे आपके बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं और बहुत सारे लोग हैं, फ़ोन भी करते हैं। तब सराहना जब होती है, लगता है कि वाक़ई कुछ काम हो रहा है। इसी श्रृंखला में आज 148वें पायदान पर एक खूबसूरत महिला, जो सिर्फ़ महिला नहीं है, शिक्षा का ज्ञान बाँट रही हैं, उनसे मिलवाने आई हूँ। आज हम डॉक्टर रितु शर्मा से बातचीत करेंगे। उनसे बरेली से उपस्थित हैं वो अभी, और उनका छोटा-सा परिचय मैं देना चाहती हूँ। छोटा-सा परिचय मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ क्योंकि हम सोचते हैं कि समय जो बचाएँ हम उनसे बात करने के लिए, उनका परिचय पढ़ने में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि परिचय जितने भी किरदार हैं, सबके बहुत वृहत हैं। तो छोटा-सा परिचय मैं पढ़ना चाहती हूँ ताकि आपको उनसे मिलने में और उन्हें जानने में सहूलियत महसूस हो। डॉक्टर रितु शर्मा केंद्रीय विद्यालय संगठन में तकरीबन 21 वर्षों से शिक्षा का दान दे रही हैं। शिक्षिका हैं आप, अनुभव है आपके पास 21 वर्षों का। एक युवती जब बड़ी हो जाती है, जवान हो जाती है, 21 वर्ष की हो जाती है, आप समझिए अ, उतनी आयु का अनुभव है शिक्षण का। आपको कितना आनंद आएगा उनसे बातचीत करके। आप विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में कार्य कर चुकी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कई बार आपको राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित किया गया है। वर्तमान में आप भारत सरकार के मनोदर्पण कार्यक्रम में प्रैक्टिसिंग काउंसलर के रूप में कार्य कर रही हैं। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीईआरटी के तहत नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग में राष्ट्रीय मेंटर के रूप में आप 2023 से जुड़ी हुई हैं। अब तक तकरीबन 100 से माफ कीजिएगा 1000 से 1200 शिक्षकों को प्रशिक्षण आपने प्रदान किया है। और कई बार ऑनलाइन प्रशिक्षण, चूँकि जब कोरोना काल आया था तो हमने सबने ऑनलाइन सीखा, तो ऑनलाइन शिक्षण भी आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रदान किया है। प्रशिक्षण भी आप दे चुकी हैं। आप जुझारू हैं, और मज़े की बात है कि आप एक राष्ट्रीय हॉकी प्लेयर भी रह चुकी हैं। तो ये भी एक सुखद संजोग जो मुझे अभी-अभी पता चला। साथ ही एक बहुत बड़ा पुरस्कार आपको प्राप्त है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने दिसंबर 2024 में आपको डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, और भी बहुत कुछ है रितु जी ने अपने आँचल में समेट रखा है। अपनी गुण, अपने कार्य, अपनी सिद्धि, अपनी प्रसिद्धि। लेकिन जब किरदार की बात होती है तो किरदार ज़िंदगी में हम कृतित्व और व्यक्तित्व दोनों के बारे में बातचीत करते हैं। तो चलिए, बिना किसी विलंब के रितु जी को हम आमंत्रित करते हैं और रितु जी से बातचीत करते हैं। हमारे साथ आदरणीय प्रदीप गौतम जी जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। रितु जी, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच इतना सुंदर मेरा परिचय देने के लिए। बहुत बहुत आभार आपको, हिंदी साहित्य संस्थान को, जो मुझे आपने आज इस अपने प्रोग्राम के लिए चुना। बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करती हूँ कि आपको निराश नहीं करूंगी। कतई नहीं, हमारे जितने भी किरदार हैं वो सब बहुत खूबसूरत रहे हैं, बहुत उज्जवल रहे हैं, और ज़िंदगी में उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। और पूरी टीम की ओर से मैं आपका अभिनंदन करती हूँ, डॉक्टर रितु शर्मा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी एक माला है, उस माला में एक और मोती के रूप में आप पिरोई जा चुकी हैं। तो हम तहे दिल से आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और हमेशा की तरह डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमसे जुड़ गई हैं। बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। आप केंद्रीय निदेशालय में निदेशक के पद पर रही हैं, और आपने सिंधी
सिंधी डिपार्टमेंट भी संभाला है और भी बहुत कुछ आपने अपने जीवन में किया है। बहुत अच्छी साहित्यकार हैं, कविताएं लिखती हैं। प्रवीण कुमार चौहान जी हमसे जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। उस कार्यक्रम के साथ आप सब बने रहें, जुड़े रहें, कार्यक्रम को शेयर करते रहें। ऋतु जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी को लेकर आप चल रही हैं और उन सब जिम्मेदारियों को थोड़ा सा अभी दरकिनार करेंगे, क्योंकि हम कार्यक्रम जब भी शुरू करते हैं तो हम परिवार के बारे में बात करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप अपने परिवार के बारे में कुछ बताएं, आपकी जन्मभूमि, आपके माता पिता, भाई बहन। उसके बाद हम इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाएंगे। सवाल के जो आदान प्रदान होंगे जवाबों के, वो एक अलग हमारा सेगमेंट है। लेकिन पहले परिवार, क्योंकि परिवार के बिना हम कुछ नहीं। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। जैसे थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी फॉर दिस स्पेशल ओकेजन। और परिवार के बारे में, मेरा नाम ऋतु शर्मा है। मेरे पापा ऑनररी एयरफोर्स ऑफिसर रिटायर्ड हैं। ससुर जी भी मेरे डिफेंस को बिलोंग करते हैं, वो भी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर है। हस्बैंड भी, हम सबकी पृष्ठभूमि जो है फौज की है। और अगर आप पूछे मैं कहाँ को बिलोंग करती हूँ, तो मैं इंडिया को बिलोंग करती हूँ, क्योंकि एयरफोर्स फैमिली के होने के नाते हमने पूरे देश में पढ़ाई करी है। शुरुआत दिल्ली से की थी, क्लास 1 से लेके 3 तक। उसके बाद नासिक ट्रांसफर हुआ, तो हम भी केंद्रीय विद्यालय की स्टूडेंट रही हूँ थ्रू आउट, और वहाँ पढ़ाई करी। नासिक के बाद पंजाब पापा का ट्रांसफर हुआ, वहाँ पढ़ाई करी। मेरा ग्रेजुएशन, मेरा बीएड पूरा पंजाब यूनिवर्सिटी का है। और मैं चाहती थी मैं एक अच्छी पायलट बनूं, और लेकिन मेरे पापा चाहते थे कि मैं एक अच्छी टीचर बनूं। और आज मुझे उनके इस फैसले पे बहुत गर्व है कि उन्होंने अच्छा किया जो मुझे ये बनाया, क्योंकि अब है ना, मैं कई बच्चों को जो वो चाहते हैं वो बनाने के प्रयास करती हूँ। तो और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैं एक अच्छी शिक्षक बनने की हमेशा कोशिश करती हूँ, और मेरे बच्चे मुझे बहुत पसंद भी करते हैं क्लासरूम में। तो बहुत सारे बच्चे हैं मेरे। उसके अलावा मेरे पास अपनी 2 बेटियां हैं। एक अभी इस साल 11वीं में आ चुकी है, और एक जो है बीटेक 3rd ईयर की पढ़ाई, फाइनल एग्जाम्स इस समय चल रहे हैं उसके, वो दे रही है। हस्बैंड मेरे बहुत ही अच्छे हैं, है ना, जैसे कि हमेशा मैं कोट करती हूँ, a strong girl shows a strong father behind, है ना, her, and a very successful woman, there is always a successful and responsible and progressive man behind her success। तो मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं, राजीव शर्मा उनका नाम है। और वो जो भी मैं चाहती हूँ करना, कुछ कुछ उड़ान भरने की कोशिश करती हूँ जब से वो बिजनेस में आ गए हैं, और तो वो मुझे रोकते नहीं है कि हाँ ठीक है करके देखो। तो इस वजह से कारवां बस चल पड़ा है मेरा। शोभा मैडम मेरे साथ हैं, माँ समान हैं, इन सबके आशीर्वाद से बस डरती नहीं हूँ सबसे। बस यही एक चीज है ना, साहस रखती हूँ अपने आप से। स्पोर्ट्स में रही हूँ तो अपने आप से हार नहीं मानती हूँ। बाकी अच्छे प्लेयर से हार जाओ, है ना, तो वो मुझे मंजूर है, लेकिन कुछ करो ही ना, सोच सोच के डरते रहो, बस ये मुझे नहीं आता है। इसीलिए ये सब जो भी मैंने आज तक कर पाई हूँ, शायद इसी का नतीजा है। ओवर टू यू मैम। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस परिवार से, जिस परिवेश से आप आई हैं, पूरी दुनिया घूमने का जो ये एक मुझे लगता है एयरफोर्स में जो लोग हैं हमारे देश में, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है पूरी दुनिया घूमने के लिए, पूरा भारत घूमने के लिए। और कहीं ना कहीं वो सारी संस्कृति जो है वो आपके व्यक्तित्व में आ जाती है, क्योंकि आप अलग अलग स्टेट में होते हो, अलग अलग जगह की बोली, व्यवहार, वहाँ का रहन सहन, खान पान, सब कुछ कहीं ना कहीं आप लोग अडॉप्ट करते हो। तो पूरा भारत आप में समाया हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। और इस पटल के माध्यम से मैं आपके ससुर जी और आपके पिताजी को नमन करती हूँ पूरी टीम की ओर से, क्योंकि आप सब हैं तो हम हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो हमारे फौजी हैं उनकी वजह से ही हम जिंदा हैं, हम सांस ले रहे हैं। तो हमारा जो रोम रोम है, हमारी एक एक सांस ऋणी है, और कभी अगर मौका लगे तो वो ऋण हम जरूर चुकाने की कोशिश करेंगे। हालांकि मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। शोभा मिश्रा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। संजय जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। आप सब इसी प्रकार बने रहें, जुड़े रहें।
आपका सपना हमेशा से टीचर बनने का था या कुछ और सोचती थी आप पहले बचपन में, या एक नया मोड़ आ गया जीवन में कि आप शिक्षक शिक्षिका बन गई, या केवी में पढ़ी हैं इस वजह से एक अलग माहौल होता है केंद्रीय विद्यालय का? क्या रहा है आपके शिक्षक बनने की जो आपकी यात्रा है वो कैसे प्रारंभ हुई? बहुत बहुत धन्यवाद मैम, क्योंकि ये प्रश्न बहुत मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा अब तक जो चल रहा है सामाजिक जो एक धारणा है ना, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, मैं है ना तो मिक्स हो जाती थोड़ी बहुत चीजें। अच्छी हिंदी है तो आपकी। आप आराम से बात कीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है हमें सुन के, बहुत आनंद आ रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। तो आजकल जो धारणा है, अभी भी ऐसा है, मुझे लगता है टीचिंग फील्ड एक बहुत ही अंडररेटेड जॉब है, जहाँ पे टीचर्स मेहनत तो बहुत करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी मेहनत को, है ना, पलकों पे बिठाने के लिए बहुत सारे लोग तैयार नहीं हैं। एक टीचर बहुत बिजी होती है, वो घर में भी बिजी होती है अपने पर्सनल बच्चों के साथ, और उसके दिमाग में उसके हमेशा बच्चे स्कूल के चलते रहते हैं कि उस बच्चे का वो काम होगा, वो काम होगा। तो टीचिंग जॉब एक बहुत ही बेहतरीन जॉब है, जिसके लिए मैं अपने इसका श्रेय मैं अपने पापा को, मम्मी को देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने ये मेरे लिए चूज किया। दिस वॉज नॉट अ चूज प्रोफेशन फॉर मी बाय माई सेल्फ, है ना, दिस वॉज अ चूज प्रोफेशन फॉर मी बाय माई फादर एंड मदर। तो और मैं ये भी साथ में कहना चाहूंगी कि कई बार, क्योंकि जैसे एज ए काउंसलर भी काम करती हूँ ना, बच्चे बोलते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट किसमें है। तो बच्चे का इंटरेस्ट तो क्या ही है, आप बच्चे को रिमोट दे दीजिए। आजकल के बच्चे या हम में से आप बड़े भी रिमोट लेकर बैठते हैं, और हम, है ना, रील्स और शॉर्ट्स बनने लगे हैं, इसीलिए कि हमारा इंटरेस्ट बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। तो माता पिता भी आप बच्चों को सलाह दें, और बच्चों को भी माता पिता की बात माने। मैंने अपने पापा की बात मानी, क्योंकि मैं डिफेंस सेक्टर में हमेशा रही, हमेशा एरोप्लेन्स के बीच में रही, और तो मैंने अपने आप को इस काबिल बनाया, मेरे पापा ने और मम्मी ने इस बात का मुझे इस काबिल बनाया कि मैं डिफेंस में जा सकूं। वो सब चीजें मेरे पास थी जो एक डिफेंस में एज ए पायलट बनने के लिए, पीसीएम के साथ अच्छी सी परसेंटेज थी मेरे पास, और मैं नेशनल प्लेयर भी केवीएस की हो चुकी थी, और यूनिवर्सिटी पंजाब खेल चुकी थी। तो मेरे पास था कि, और एसएसबी की तैयारी में देखती थी, मेरे घर में अंकल लोग आते, तो मुझे लगा मेरा बैकग्राउंड मुझे सपोर्ट करेगा। लेकिन जब मैंने सब कुछ, क्योंकि सीडीएस ही उस समय था, इंडिया नहीं था, 2001 की बात है, लेकिन तब जो है मेरे पापा और उनके जो ऑफिसर फ्रेंड्स थे वो सब मेरे घर आए। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, अभी आप चाहते जरूर हो, लेकिन अभी एयरफोर्स आप लोगों को अपनाने के लिए तैयार नहीं है, उतना चीजें उतनी क्लियर कट नहीं है, और सबसे अच्छी जॉब टीचर की जॉब होती है। एक फैमिली को सब लेके साथ चलने के लिए, संडे आपकी भी छुट्टी, सबकी छुट्टी, बच्चों की छुट्टी, इतनी छुट्टियां हैं, यू शुड ट्राई फॉर बीइंग अ टीचर। और मैंने आपको पढ़ाते देखा है, क्योंकि छुट्टियां जब मेरी पड़ती थी 10th के बाद, 12th के बाद, गर्मी की छुट्टियों में, तो हम लोगों की छुट्टियां होती थी, पर हमें कई बार कैंपस में, और इतनी दूर हमारा ट्रांसफर होता था कि हम उतने ज्यादा अपने घरों को नहीं आ पाते थे। तो मेरी इस फैसिलिटी को अफवाह जो होती है, एयरफोर्स वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन, उस वहां पे यूज किया जाता था, और वहां मैं पढ़ाती थी बच्चों को, जो बच्चे हैं। तो इस तरह से शायद उन्होंने नोटिस किया होगा, नहीं नहीं, यू विल बी अ वेरी गुड टीचर। गुस्से गुस्से मैंने एग्जाम दिया, एकेडमिक्स मेरा बहुत अच्छा था, और मैं टीचर बहुत जल्दी 2003 में बन भी गई। लेकिन धीरे धीरे जो बच्चों से मुझे प्यार मिलना शुरू हुआ, जितना प्यार बच्चे देते हैं, जितना रिस्पेक्ट इस जॉब में है, उतना कहीं नहीं है। और आज मैं इस बात को बहुत प्राउड फील करती हूँ कि हो सकता है तब मुझे खासकर 4 लोग महिलाओं के हाँ, लिए ना। खासकर महिलाओं के लिए जी। जितनी चीजें आज बदल रही हैं, मतलब एक घर को, अगर मेरी नौकरी से, ये मतलब मेरा टैगलाइन तो यही है, मैं मतलब मेरे हितों के साथ साथ मेरे सरकारी जो भी मेरे ना मेरी नौकरी के जो हित हैं वो पूरे होते रहे, तो आई एम सक्सेसफुल, है ना। अगर मेरी नौकरी 9 से 5 ऐसी है जिसमें मैं अपने परिवार, नौकरी परिवार के लिए की जाती है, और परिवार अगर मेरी नौकरी से खुश नहीं है, तो शायद मेरा नौकरी करने में कुछ, है ना, सही नहीं है। तो टीचिंग जॉब एक ऐसी है जो आपको हर तरह सपोर्ट करती है, एक देखिए आपको आधार देती है। जी, ऋतु जी, कई बार ऐसा होता है ना हम महिलाओं के लिए, अगर आप घर और बाहर नहीं सँभाल पा रही हैं, तो आपके पास चॉइस हाँ, होता है कि आप अपनी जॉब छोड़ दीजिए। क्योंकि आप बिल्कुल। घर को प्रायोरिटी देंगे और घर को आप छोड़ नहीं सकते, तो आपको जॉब सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो वैसी जी, सूरत में एक टीचर मुझे लगता है सबसे बेहतरीन जॉब है। हाँ, समाज को बिल्कुल आप मैम। दे भी रहे हो,
समाज आप जी बना रहे हो, आप देश बना रहे हो, क्योंकि आप बच्चे का भविष्य आपके हाथ में है और साथ में परिवार को भी देख रहे हो, तो आप हर तरह से संतुष्ट हो अपनी इस नौकरी से, तो मुझे लगता बिल्कुल है मैम। महिलाओं के लिए बेस्ट है। जी। हाँ, अगर पूजा पाठ भी थोड़ा कम करते हैं तो किसी ने कहा था, मैंने इस चीज को याद रखा कि हम जो कर्म करते हैं, हम है ना, अगर आजकल की न्यूक्लियर फैमिलीज में सबके एक या दो या तीन मैक्सिमम इतने ही बच्चे हैं। पहले हुआ करता था कि है ना ज्यादा बच्चे होते थे, एक दो फौज में चले गए, एक दो बड़ी पोस्ट पे चले गए तो सबको उबार दिया पूरे परिवार को। लेकिन अब जब आजकल के बहुत एक दो बच्चे हैं तो अगर वो हमारे पास पढ़ने आते हैं तो हमारी जिम्मेदारी और बन जाती है। और अगर हम उन बच्चों को, सैलरी तो मिल ही रही है हमें इस काम के लिए, वी आर नॉट इनटू एनी सोशल सर्विस, बट स्टिल अगर हम थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं इस काम को तो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा सुखी जॉब, संतुष्ट जॉब मेरे ख्याल से नहीं है कुछ। बिल्कुल सही कहा आपने। आपके लिए बहुत सुंदर संदेश है, पढ़ना चाहती हूँ। शोभा मिश्रा जी ने लिखा है आपके लिए, अ वेरी टैलेंटेड एंड डिवोटेड टीचर डियर रितु, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर अचीवमेंट्स। ये बड़ा प्यारा सा संदेश है आपके लिए। शोभा जी थैंक यू। लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। प्रवीण कुमार चौहान जी लगातार बने हुए हैं और प्रदीप गौतम जी भी लगातार बने हुए हैं। उन्होंने लिखा है आपकी बातें बहुत प्रेरक हैं। तो इस तरह से लोग जुड़ रहे हैं। और शोभा जी ने लिखा है कि वेरी कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव पर्सन यू आर डियर रितु, ब्लेसिंग फॉर योर ऑलवेज। तो ये एक थैंक यही जी। पूंजी है जीवन की, जो आपको बस मिल यही रही है। है। क्योंकि हम जो अचीव करते हैं, जो हमारा व्यवहार होता है, वही हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे जीते जी भी और हमारे जाने के बाद भी, क्योंकि बिल्कुल हमारी मैम बातों को बिल्कुल। ही लोग याद रखते हैं। तो यही पूंजी है जीवन की। और रितु जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अभी बात करने के दौरान आपने एक बात कही कि न्यूक्लियर फैमिली की बात की आपने, चूंकि आप पेरेंटिंग भी करती हैं, आप काउंसलर भी हैं। ये न्यूक्लियर फैमिली की जो रूपरेखा है वो कब से बनी, और लोग क्यों कहते हैं छोटे परिवार को न्यूक्लियर? न्यूक्लियर तो बॉम्ब होता है जो फट जाता है, जो भूचाल लाता है। तो आपको क्या लगता है कि छोटा परिवार आजकल बॉम्ब की तरह हो गया है? हाँ, अगर आप न्यूक्लियर बॉम्ब से कंपेयर करें, बड़ा ही क्रिटिकल एनालिसिस वाला क्वेश्चन है ना? सबके जवाब अलग-अलग हो सकते हैं, पर मुझे लगता है कि वाक़ई कहीं-कहीं पे ये न्यूक्लियर जैसा ही काम करता है, क्योंकि न्यूक्लियर क्या काम करता है ना? पूरा विध्वंस करता है। छोटे-छोटे चीज़ों से बनता है, तो शायद वहाँ से ये वर्ड लिया गया होगा, क्योंकि न्यूक्लियर वर्ड भी और शायद न्यूक्लियर बॉम्ब तो थोड़ा पहले आ चुका है, काफ़ी पहले आ चुका है, तो ये वर्ड कहीं से तो आया होगा, क्योंकि न्यूक्लियस पढ़ते हैं हम, जो साइंस का वर्ड है, एटम्स में के अंदर न्यूक्लियस होता है, मेन न्यूक्लियस का काम होता है। तो वो जब मिलते हैं, कोई बॉम्ब बनता है, तो वो जब आपस में एटम्स टकराते हैं, तो धमाका होता है, तो वहाँ से बना है। और अगर आपके इस है ना, इस क्वेश्चन को ये देखेंगे तो वाक़ई में है ना, न्यूक्लियर फैमिलीज बनते बनते बन गई, मेरे ख्याल से जॉब की चाहत में बनते बनते बन गई कुछ, है ना? बाहर सब निकल आए, सबको लगा यहाँ पे कम मिल रहा है, वहां ज्यादा अच्छा मिलेगा, ये सोच के आगे बढ़ गए। हम सब, हमारे अपने अपने रोल कुछ तय थे, नौकरी उतनी ही करनी चाहिए, ये मेरा अपना पर्सनल वो है कि हम हस्बैंड वाइफ दो लोग होते हैं, हमें नौकरी सब कुछ देख के करनी चाहिए। सबको ना, वो कहते हैं ना, वो एक शेर है जो सबको है ना, किसी को भी मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमां नहीं मिलता, सब कुछ मुझे नहीं मिल सकता। मैं चाहूं कि मैं घर में भी रहूं और मैं चाहूं, है ना, कि मैं किसी चीज की डायरेक्टर और हेड भी बन जाऊं, अपने हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर मेरे पास में इतना सपोर्टिव और मेरे माता पिता है मेरे पीछे मेरे साथ रहने के लिए, तो मैं आसमान में उड़ जाऊं, मैं है ना सब कुछ बन सकती हूँ। लेकिन अगर मैं ही मैं हूं तो कुछ फायदा नहीं है उसका, कभी ना कभी आपको रियलाइज होता है ना, कि कुछ बहुत जरूरी चीजें छूट जाती हैं। छोटा बच्चा होता है, उसे बात करने को चाहिए होता है, क्योंकि अब जो है दादी नानी हमारे साथ नहीं रह पाती, क्योंकि उनकी अपनी जड़ें कहीं और जुड़ी होती हैं। तो जब हम बाहर निकल आते हैं, हमारे बच्चे को आप देखिए, जो बच्चे संग साथ में रहते हैं वो क्या जन्मजात पॉलिटिशियंस होते हैं। मोदी जी ने भी कभी कहा था कि हमारे बच्चे सबसे अच्छे पॉलिटिशियंस है, बिकॉज उनको मालूम है व्हाट थिंग दे विल गेट फ्रॉम द दादी, किससे क्या कहलवाना है, किसके थ्रू कौन सी आपकी बात पूरी होगी, है ना? हमें अगर ये सामान लेना है तो दादी को बोलना है, ये सामान चाहिए तो पापा को बोलना है। दे
है ना, इनडायरेक्टली दे वर वेरी गुड एट क्रिटिकल एनालिसिस एंड क्रिएटिव पार्ट। लेकिन जहाँ पे कोई है ही नहीं, बच्चा सुबह से शाम तक आपका वेट करता है, और एक मेड सर्वेंट जिसका अपना एक आईक्यू लेवल है, शायद वो फर्स्ट जनरेशन किड है जो बाहर आई है, पढ़ाई की तो बात छोड़ ही दीजिए, है ना, उसका जो डीलिंग हैंडल हो सकता है वो आपका नहीं हो सकता। और ये चीजें बहुत दिक्कत देती हैं, तो बहुत सोच समझ के, है ना, ये स्वर्ग नहीं है, यही यहाँ सब कुछ यही है, तो ये पार करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आप अपने हिसाब से अपनी जर्नी को प्लान कीजिए ताकि आप फाइनली सुख ही रह सके। दिस इज द मेन मोटो ऑफ लाइफ। बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार परिस्थिति अनुकूल अगर ना हो तो हमें घर में रहना ज़रूरी होता है हमारे लिए। कई बार आप अगर जॉब कर रहे होते हो तो आपको छोड़ना पड़ता है क्योंकि आपको आपके परिवार को आपकी ज़रूरत है। तो ये प्रायोरिटी तय करनी पड़ती है कि हमारी जो दूरी है, हमारी जो सीमा है वो क्या है। और जिस जी न्यूक्लियर फैमिली की आप बात कर रही हैं, हम लोग हमेशा संयुक्त परिवार में रहे हैं और आज भी मेरा परिवार संयुक्त है। आप यकीन मानिए परिवेश में, इस समय जब दुनिया चाँद पे पहुँच रही है, संयुक्त परिवार में मैं रहती हूँ। मेरे बच्चों के अंदर वही वैल्यू है जो संयुक्त परिवार में मिलती हैं बच्चों को। तो ये भी शायद गॉड गिफ्ट है, भगवान का आशीर्वाद है। और बच्चे जब परिवार को देखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। उन्हें जी, कहीं और दुनियादारी सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, मुझे लगता है। नहीं पड़ती। तो और ये न्यूक्लियर जैसे शब्द का प्रयोग तो करना भी नहीं चाहिए परिवार के लिए। मुझे लगता है ये बहुत ही घातक है और आने वाले समय में ये और भी घातक सिद्ध होगा। इसलिए हाँ, एक महँगाई का रोना रो के कि महँगाई बहुत बढ़ गई है और इस वजह से परिवार को छोटा करना चाहिए। लेकिन उस बिल्कुल छोटा मैम, छोटा करने के चक्कर में हम बहुत कुछ मिस कर जाते हैं, बहुत कुछ। मिस कर जाते हैं। महंगाई वैसे ही बढ़ती है, अगर आपका एक ही बच्चा है, आप दूर रहते हो, 2 बच्चे हैं, तो खर्चा वैसे ही है। वरना क्या होता है, बड़े बड़े वाले का कपड़ा छोटा पहनता है, छोटे कपड़ा और छोटा पहनता, उसके खिलौने वो यूज़ करता, तो वो बचत ऐसे ना हो के ऐसे हो जाती, है ना? और या बिल्कुल। आप अपने आस-पास दोस्तियाँ बनाइए इस तरह की कि जहाँ पे शोभा जी आपके बच्चे आपकी खाने-पीने। ऋतु जी, हाँ, शोभा जी मुझे लग रहा है आपकी बहुत बड़ी फैन है। उन्होंने फिर एक हम संदेश भेजा आपके लिए। माँ समान है उनके। इतने अच्छे लोग हमें सोसाइटी मिले हैं नीड्स बरेली अ में कि हम पर्सन यहाँ लाइक बैठ गए। यू, ये लिखकर भेजा है और उन्होंने। थैंक यू। चलिए और शोभा जी, बहुत-बहुत अभिनंदन है आपका। बहुत सुंदर संदेश आपकी तरफ से आ रहा है और मैं फ्लैश करती हूँ। और सभी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी का हम अभिवादन करते हैं। जुड़े रहिए, खास मेहमान से खास बातचीत हो रही है। आज तक बहुत सारे लोग आए हैं जो केंद्रीय विद्यालय से जुड़े हुए रहे हैं, लेकिन शायद ये प्रश्न मैंने किसी से नहीं किया, मैं आज आपसे करना चाहती हूँ। केंद्रीय विद्यालय की रूपरेखा क्या है और केंद्रीय विद्यालय किस प्रकार कार्य करता है? मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों तक आप ये बात पहुँचाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय ही है। कभी-कभी मेरे प्रिंसिपल ने मुझसे, मुझे फिलहाल जॉइन करा है जिन्होंने, तो उन्होंने मुझसे बोला, मैडम व्हाट इज़ योर ब्लड ग्रुप? तो मैंने कहा सर कोई क्या हुआ? मैंने कहा सर किसी को चाहिए क्या खून? तो कह रहे नहीं ब्लड ग्रुप क्या है? मैंने कहा सर ओ पॉजिटिव। कह रहे ना आपका ब्लड ग्रुप है केवीएस पॉजिटिव। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका ब्लड ग्रुप है केवीएस पॉजिटिव, और इसका मतलब ये है कि आप हमेशा केवीएस के बारे में सोचती रहती हैं। तो मैंने कहा हाँ सर ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरे को केवीएस ही मालूम है। क्योंकि मैम केंद्रीय विद्यालय की रूपरेखा ये है कि केंद्रीय विद्यालय जो है 1963-64 में, 63 इज द इनिशियल स्टार्टिंग, जब पहले इनका नाम सेंट्रल स्कूल हुआ करता था। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, ट्रांसफर एम्प्लॉयज के लिए ही ये स्कूल बने थे। आप जान रही हैं आज की महंगाई के जमाने में भी केंद्रीय विद्यालय की फीस जो है क्लास 1 से, या आजकल बाल वाटिका भी, क्लास बिफोर क्लास 1 जो छोटी क्लास है उसका नाम बाल वाटिका यहाँ दिया गया है। और कहीं कहीं वो शुरू हो चुकी है अभी, मतलब 450 स्कूल ऑल ओवर इंडिया में ये चालू हो चुकी है बाल वाटिका। उसके अलावा हमारे आई थिंक 1453 स्कूल्स हैं। 3 स्कूल हमारे बाहर भी हैं और काफी सारे स्कूल हमारे लाइन में प्रपोज्ड हैं। और ये स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होते हैं जिनका ट्रांसफर्स होते रहते हैं, तो इनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ पर बच्चे को, आपका बच्चा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चे से ज्यादा पापा का सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम करना, ट्रांसफरेबल जॉब्स में काम करना, मोस्ट एंड द ओनली इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। और जहां पर ऐसा होता है, मान लो दिल्ली जैसी जगह पे जहां पे बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, तो वहां पर किसके ज्यादा ट्रांसफर हो चुके हैं उसको पहले प्रायोरिटी दी जाती है एडमिशन में।
आज के ज़माने में भी हमारी एडमिशन फीस मात्र 25 रुपए है और हमारी ड्रेस जो है वो 40 साल बाद चेंज हुई थी, जो अब हमारी ड्रेस आ चुकी है, वरना हमारी व्हाइट शर्ट पे हमारा लोगो था, हमारी बेल्ट थी, नेवी ब्लू हमारी स्कर्ट थी, है ना। वही बुक्स हमारी चली आई, जिन किताबों से मैंने पढ़ा उन्हीं किताबों को मैंने पढ़ाया। बुक्स भी केंद्रीय विद्यालय की अब बदलनी शुरू हो गई हैं, हर साल बदल रही हैं। इस साल 4th क्लास की बदल रही हैं, 6th 7th 8th की बदल रही हैं, ऐसे बदलती आ रही हैं। 25 रुपए हमारी एडमिशन फीस है और बाकी छोटे बच्चों की फीस हमारी 500 रुपए महीना है, 1500 रुपए 3 महीने के फीस देते हैं, या थर्ड ऑनवर्ड्स 100 रुपए पर मंथ कंप्यूटर फीस के हिसाब से 1800 रुपए फीस दी जाती है जी। और जी, तो कहीं कहीं एक पे सवाल जी और मैं पूछना चाहती हूँ कि जी सिविलियन को एडमिशन नहीं मिलता या कोई कैटेगरी है जिसके थ्रू एडमिशन हो सकता है सिविलियन का? ये भी एक हाँ जागरूकता वाला प्रश्न है और जिसका उत्तर क्योंकि बिल्कुल बहुत सारे माता-पिता ढूँढते होंगे और मेरे जैसे मैंने भी बहुत कोशिश की लेकिन हुआ नहीं एडमिशन। तो हाँ और इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, क्षमा चाहती हूँ थोड़ी देर रोकूँगी क्योंकि जी जी मनोज जी जी हमारे साथ जुड़ हाँ गए और आदरणीय डॉक्टर श्रीनिवासन अय्यर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभी वो चेन्नई से जुड़े हैं, बहुत बड़े साहित्यकार हैं, बहुत विद्वान हैं, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत के विद्वान हैं। आपका बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जी, ऋतु जी, जवाब दीजिए। जी जी। हाँ। जैसे कि मैम आपने पूछा है ना, पहली प्रायोरिटी इवन बच्चे की भी नहीं है, बच्चे की सिर्फ उम्र की प्रायोरिटी है, बच्चे की उम्र सही होनी चाहिए। उसके अलावा उसके माता पिता किस में जॉब करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। उसके बाद फिर सेकेंड नंबर सेंट्रल गवर्नमेंट, नो ट्रांसफर, देन स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे हमारी कैटेगरी बनी हुई है। ये सीटें जब बचती हैं तब 5th कैटेगरी का नंबर आता है, जो कि जहां पे एयरफोर्स डिफेंस यूनिट्स हैं वहां पे कई बार नहीं भी आ पाता। 2009 में एक आरटीई एक्ट आया था, 2010 में लागू हुआ वो एक्ट। उसके हिसाब से ये हुआ कि सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार है और इन स्कूलों में जिस तरह का, क्योंकि वी केवीएस इज लाइक अ मिनी इंडिया, हर एक केवी अपने आप में एक मिनी इंडिया है, जिसमें जो टीचर है वो भी पूरे ऑल ओवर इंडिया से वहां पे आते हैं और बच्चे जो होते हैं वो भी पूरे ऑल ओवर इंडिया के होते हैं, क्योंकि हमारे आर्मी के जो लोग हैं वो कोई साउथ इंडियन है, कोई बिहार के, कोई बलिया के हैं, है ना, कोई हिमाचल का है, जम्मू का है। तो वी आर मिनी इंडिया, एवरी केवीएस इज अ मिनी इंडिया। तो ये बनाया गया कि जब ये इतने अच्छे स्कूल्स हैं तो क्यों ना इसके अंदर सब बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिया जाए। पर क्योंकि ये स्कूल तो बने थे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, क्योंकि उनका ट्रांसफर जैसे आर्मी में है तो हर 3 साल बाद 2.5 साल बाद आपका ट्रांसफर होता रहता है, कभी कभी इमरजेंसी ग्राउंड पे ट्रांसफर होते हैं आपके। तो इतने जल्दी आप समझ सकते हैं, इतने सारा फीस और इतने सारी बुक्स का चेंज, बच्चे के, है ना, मनोभावों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले प्रायोरिटी उनको दी गई। लेकिन जब आरटीई एक्ट आया 2009 में तो उसके बाद ये हुआ कि नहीं, कुछ बच्चों को इनके साथ पढ़ने का मौका दिया जाए जो थोड़े से आपने पिक्चर देखी होगी इंग्लिश हिंदी, इरफान पठान जो कि अब नहीं है, उनकी पिक्चर थी हिंदी इंग्लिश मीडियम, आई थिंक, है ना, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम ऐसा कुछ था, हाँ। जिसमें कि वो बहुत, है ना, अच्छे से हुँ। समृद्ध होते हैं, लेकिन तब पर भी बस्तियों में रहते हैं, दिखाते हैं कि वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए स्कीम चलाई गई और इसके अंदर हम उन बच्चों को मौका देते हैं और 25% एडमिशन का प्रावधान है इसके अंदर। यानी कि अगर एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो 25% के हिसाब से हर क्लास में 10 बच्चे। लेकिन होता क्या है, क्योंकि साथ ही साथ आरटीई ने ये भी कहा कि बच्चों का सबका जो हित में ध्यान, सब बच्चे अच्छे होते हैं पढ़ने में, बस वही थोड़ा कोई ध्यान कम देता है। तो 8 तक की प्रमोशन जो पॉलिसी है उसकी वजह से, है ना, और हम इतने अच्छे हैं कि हमारे बच्चे फेल नहीं होते, वो आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। तो हमारे पास पूरी क्लासेस भरी होती हैं, सिर्फ क्लास 1 वो क्लास होती है जहाँ पे आपको एडमिशन के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। तो वो 10 बच्चे जो है, जैसे मान लो अगर क्लास फर्स्ट ए फर्स्ट बी फर्स्ट सी है 3 क्लासों में, तो 10 10 10 तीनों क्लासों में, यानी कि 30 बच्चे जो हैं वो हमारे थ्रू लॉटरी निकलते हैं और उसमें कोई भी आजकल ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। और लॉटरी भी इतनी ट्रांसपेरेंट है कि दिल्ली में हेडक्वार्टर्स में जो बच्चे अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, वहां पे कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसमें अगर आपका सब चीजें आपने अपने जो भी आधार कार्ड, ईडब्ल्यूएस कार्ड, राशन कार्ड जो मांगा है आप सब भरते हैं, और अगर लॉटरी में आपका नंबर निकल के आता है तो आपको वो 25 रुपए भी नहीं देने हैं। आपका बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 8 तक पढ़ता है। और वो लॉटरी दिल्ली में निकलती है और बरेली में हमें यहाँ पे जो स्लॉट मिलता है, मान लो 5 बजे का है शाम को, तो 5 बजे जो हमारे इंचार्जेस हैं वो साथ में हमारा जो
स्कूल है वो किस डिफेंस के अंदर है, मान लो मिलिट्री में है या एयरफोर्स यूनिट में है या रेलवे में है, वहां के डीएम, वहां 4 पेरेंट्स मतलब गवाह बैठते हैं, उस बच्चे का नाम, उसके पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के वो लिस्ट तुरंत के तुरंत साइन होके अपलोड हो जाती है, इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ। पहले यहाँ पे एक कोटा था जिसे सांसद कोटा था, जिसके थ्रू लोग आते थे, पर अभी पिछले 2 साल पहले ही इस तरह की चीजों को रोक दिया गया है। अब 11th क्लास में वो मौका है कि अगर आप कोई नेशनल प्लेयर हैं, आपने किसी चीज में सर्वोच्च चीजें हासिल कर रखी हैं, किसी बच्चे का बहुत अच्छा है और उसका मन केंद्रीय विद्यालय में पढ़ना है, तो आउट ऑफ द ऑर्डर उसको एडमिशन, मतलब है ना, उसमें तो उसको एडमिशन प्रेफरेंस दी जाती है और 11th क्लास ये एक क्लास आती है। या अगर आप किसी छोटी जगह पे हैं, जहां जैसे मेरा ट्रांसफर बदायूं में हुआ है, तो बदायूं का जो स्कूल है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में खुला हुआ है, तो वहां पे आर्मी वाले के बच्चे बहुत कम हैं, बेसिक जो टीचर्स हैं उनके बच्चे हैं, तो वहां पे जब सीटें बच जाती हैं, तो ये भी एक रूल है कि भाई सीटें बचनी है, 40 पूरी करनी है, तो फिर प्राइवेट सेक्टर के बच्चे वहां पे ज्यादा आ सकते हैं। इस तरह का हमारा सिस्टम चलता है। बहुत सुंदर जानकारी आपने दी है और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे माता-पिता को ये जानकारी मिलेगी, जिससे उनको कहीं न कहीं अपने बच्चों के एडमिशन में सहूलियत मिलेगी। और हमारे साथ पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़ गए हैं। अभिनंदन है, आपका स्वागत है। कार्यक्रम के साथ आप सब बने रहें, जुड़े रहें और इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जुड़ें इस कार्यक्रम को देखने के लिए। रितु जी, केंद्रीय विद्यालय के बारे में आपने बताया, लेकिन अगर आप टीचर नहीं होती तो क्या होती? मैं आप हॉकी टीचर नहीं खेलती होती। थी? आप जी हॉकी जी जी। खेलती थी? जी, तो क्या हॉकी हाँ। प्लेयर होती हैं आप? शायद मेरा, अगर मैं फैशन में जाती, स्टिचिंग मेरा अगला हॉबी है पढ़ाने के बाद। अ, वो भी एक ऐसा काम है जो मैं घंटों कर सकती हूँ। इसको यहाँ से काटना, वहाँ जोड़ना, ये करना भी मेरा एक बहुत अच्छा शौक है, तो ये भी हो सकता था। और बाकी यस, खेलना इज ऑलवेज, लेकिन मुझे मतलब मुझे ये शुरू से मालूम था कि चीज वो हो जो मुझे पैसे दे, क्योंकि पैसों की एक अहमियत मैंने हमेशा से देखी है अपने आसपास लोगों के साथ। और क्योंकि मुझे लगता है ये भी एक बैकग्राउंड का ही असर है, क्योंकि मैम हम जब अपने कैंपस पे रहते होते हैं तो थिंग्स वर नॉट वेरी इजीली अवेलेबल, तो शायद ये भी एक बात थी कि हमें कुछ कुछ करना आ गया। मैं क्योंकि हॉकी खेलती थी तो मेरी जो बेली है वो आगे से कई बार फट जाती थी सामने से, और मैं कैप्टन भी थी, तो आई हैव टू बी ऑन द स्टेज, तो मैं मोची का काम करना भी जानती थी। रात को बैठ के मुझे अपना जूता भी है ना सिलना होता था, क्योंकि कल मुझे सुबह स्टेज पे जाना है। खेलते खेलते अगर सूट अलाउड हो गया था पहनना, सूट पहनना है हमें, तो अब फुटबॉल में पैर आया तो सामने से सलवार जो थी वो घिस जाती थी, फट गई, तो कल क्या करना है, पूरी सलवार को रिवर्स मार दिया, सब प्लेटें आगे आ गई, क्योंकि सामने से सही चीज। तो ये सब होता है ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो बच्चों को हमेशा हमें थोड़ा कम में रखना चाहिए ताकि दिमाग चले। जब सब चीजें मिल जाएंगी तो फिर मुझे लगता है शायद इसीलिए थोड़ी सी क्रिएटिविटी आई मेरे अंदर कि भाई काम तो होना है, अब कैसे, ऐसे नहीं तो कैसे होगा, तो सब कुछ करते रहना चाहिए। तो मुझे लगता है स्टिचिंग इज वन ऑफ माय बहुत पैशन। बहुत बेहतरीन बात आपने कही कि बच्चों को थोड़ा कम में रखना चाहिए और हर चीज़ चूँकि परिस्थिति जिस हिसाब से आती है हाँ उस हिसाब से बच्चा ढल जाता है या कोई भी व्यक्ति ढलता है और ढलना चाहिए भी। अ, जी। आपको नहीं लगता कि नेशनल प्लेयर थी आप हॉकी की, और हॉकी जो है राष्ट्रीय खेल हमारा रहा है मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कहीं न कहीं उसकी छवि धूमिल हुई है। बहुत पीछे क्रिकेट को जिस तरह से लोग देखते हैं उस तरह से हॉकी कहीं न कहीं पीछे हो गई है हमारी। तो हम्म। लड़कियों को भी आगे आना चाहिए था, या आप जैसे खिलाड़ी अगर होते तो कुछ और बात होती। एक अपील अगर आप करना चाहें, क्योंकि हर खेल यस। अपनी-अपनी जगह पर बहुत महत्वपूर्ण है और जिस तरह से सिर्फ़ क्रिकेट का बोलबाला है आज के समय में, मुझे ऐसा लगता है। बाकी खेल कहीं न कहीं दब गए हैं क्रिकेट के दब गए। धुन में। तो क्या कहना चाहती हैं? एक अपील अगर आप करें तो किस तरह से करेंगी आप? हाँ, थैंक यू मैम। बहुत ही सही सवाल है हमारा, और कई बच्चों को नहीं मालूम होता, कई बड़ों को नहीं मालूम होता कि हॉकी हमारा नेशनल गेम है, हमारा राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। और मैंने कई बार ऐसा कारण ढूंढने की कोशिश की, तो जो मुझे समझ में आया वो ये है कि क्योंकि हॉकी खेलने के लिए आपको स्पेस ज्यादा चाहिए, आपको है ना जगह ज्यादा चाहिए। 2 लोगों में हॉकी नहीं खेली जा सकती, लेकिन 2 लोगों में क्रिकेट खेला जा सकता है।
ये जो एक बात है कि एक बैट चाहिए, एक बॉल चाहिए, बॉल और लेग क्रिकेट भी चलता है क्लासरूम के अंदर, है ना? तो पीछे की तरफ लेग क्रिकेट, जब तक मैडम नहीं आती लेग क्रिकेट खेल लिया जाता है। आप बैट की जगह पे कॉपी भी, अगर आपका रजिस्टर गत्ते वाला है बढ़िया, तो आप उससे भी खेल सकते हैं। शायद ये पॉपुलैरिटी होने का इसका मेन एक रीजन मेरे ख्याल से हो सकता है। तो ये बात हुई। बाकी मैं जरूर अपील करना चाहूंगी, मैं हमेशा अपने क्लास में भी अपने बाहर बच्चों को बोलती हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेडी टीचर्स की है और मम्मियों की है, समाज में रहने वाली महिलाओं की है, पापा की तो है ही है, कि अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को मजबूत बनाने के लिए, ये नहीं कि उनको स्पोर्ट्स में जाके जाना है, कुछ नाम रोशन करना है, ये एक फिटनेस की बात है, ये एक पर्सनल फिटनेस की बात है। क्योंकि फिटनेस भी सिर्फ फिटनेस, बॉडी फिटनेस नहीं होती, फिटनेस भी, सोशल फिटनेस भी एक चीज है। जो खिलाड़ी होता है, मुझे लगता है जो लड़का, जो बच्चा ग्राउंड में खड़े होकर चिल्ला सकता है बॉल पास करने के लिए, ये नहीं कि लड़ाई करने की बात कर रही हूँ, एक सिर्फ बॉल पास करने की बात है, सिर्फ वो काम कर सकता है, वहीं से आपके अंदर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, आप 4 लोगों में खड़े होकर अपनी बात रख सकते हो। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है ना? कहने को कई बार टीचर्स भी जो कम नॉलेजेबल है, मैं तो ये कहूंगी, क्योंकि कई बार स्पोर्ट्स के बच्चे जब अच्छा खेलते हैं तो कहीं ना कहीं टीचर्स क्लास में उनको डीमोटिवेट करती हैं, हाँ बस तुम खेल लो। तो एज ए टीचर होने के नाते जब हम क्लास में होते हैं तो हम तो बच्चों से यही कहते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स की वैल्यू वही जानता है जो खुद खेला हो, है ना? मेरे बच्चे जानते हैं इस बात को, तो मैं कई बार कोशिश करती हूँ कि जब मैं ग्राउंड में जाऊं तो कॉपीज मैं लेके जाती हूँ कि मैं कॉपीज को चेक करूंगी। लेकिन मुझे मालूम है खेलते खेलते अगर वो बॉल मेरे पैर के पास लग गई आके, जो कि मेरे बच्चे कई बार इंटेंशनली करते हैं, तो फिर मैं कहती हूँ चल यार कॉपी तो चेक हो ही जाएगी, लाओ थोड़ा खेल लिया जाए। तो मैं बच्चों के साथ बास्केटबॉल खेलती हूँ, है ना? क्योंकि आप देखिए जिन जिन चीजों की हम बात करते हैं, विकसित भारत की जो हमारा टारगेट है ना 2047 का प्रगतिशील विकसित भारत, आज देखिए हमें क्या जरूरत है, कॉपरेशन की, कोलैबोरेशन की। सबको सब कुछ आता है यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन हम सब चीजों के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट है ना? सब आता है तो वो दिखना चाहिए। अगर आपको सिलाई आती है तो वो आप सीखिए किसी के पास। पहले हमारी मम्मी जाती थी किसी के पास कि बहन जी ये सुई वाला गला कैसे बनता है। अब तो बुनाई किसी को नहीं आती। और अगर अगर आप अपने ना बोल सकती है कि मैं अपना कुर्ता खुद से लेती हूँ, तो कहीं कहीं बात तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन कई कई लोग सोचते हैं अरे हम नहीं बचाते पैसे। बात पैसे बचाने की नहीं है, एक इंटरेस्ट की भी है, और ये घर से कल्टीवेट होता है। स्पोर्ट्स में लड़कियों को आप जरूर भेजिए, क्योंकि स्पोर्ट्स एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हिस्सा है। स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन पे बहुत जोर दिया जा रहा है, और उस वो कुछ डिफरेंट चीज है एक्टिविटी से, जिसकी कि हम करते हैं, क्लासेस लेते हैं, कि स्पोर्ट्स को इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है। टीचर्स से मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जो बच्चे खेलने में अच्छे हैं, आप उनको ये मत बोलिए कि बस तुम तो खेल लो, है ना? क्योंकि जो खेलने वाला बच्चा है वही काम आएगा। कभी कभी पढ़ाई के कहीं कहीं पे सिर्फ पढ़ाई बाद में पूछी जाती है। फिजिकल अगर आपके सामने 4 बड़े लंबे चौड़े लोग खड़े हो जाएं, तो भले आपने आईआईटी कहीं से भी करी हो, लेकिन अगर आप फिजिकली नहीं है आप उनको रोक पाने में, तो आपकी पढ़ाई के ऊपर उनका फिजिकल बिल्ड आ जाएगा। तो है ना, फिजिकल फिटनेस इज इक्वली वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल। और फिटनेस आप देखिए, खिलाड़ी ही वो है, एक अच्छा खिलाड़ी अगर है तो वो, आप सोचिए कितना कुछ सिखाता है। अगर मैं हॉकी खेलती थी तो जो मेरे अंदर का जज्बा है, मुझे लगता है शायद वहां से ही आया है, क्योंकि आप एक बॉल को लेके चलते हैं पूरा गोल पोस्ट तक, इतना बड़ा ग्राउंड होता है, पूरा वहां तक पास करते हुए लेके जाते हैं, आप वहां तक जाते हैं, आपका गोल चूक जाता है, आप उसी स्पीड से वापस आते हैं। रेजिलेंस की जो हम बात करते हैं, निराश ना होना जिंदगी में, ये स्पोर्ट्स से अच्छा आपको कोई नहीं सिखा सकता। आप फिर उतनी ही दुगनी गति से वापस आते हैं, क्योंकि आपको अपना घर बचाना है, गोल फिर बचाना है ना? फिर आप डिफेंसिव हो जाते हैं कि मुझे बचाना है, अगेन जैसे ही आपके बॉल मिली आप फिर अटैक करते हैं। तो ये जो रेजिलेंस फैक्टर है, जो हार ना मानने की प्रवृत्ति है, ये बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा स्पोर्ट्स से आती है। और मुझे खुशी होती है, जैसे मैंने बताया शुरुआत में, मुझे अच्छा लगता है अच्छे लोगों से हारना, अच्छे, है ना? तो अच्छा लगता है, जैसे अब कोई भी मंच मिलता है तो मैं कहती हूँ हाँ लेट मी ट्राई, है ना? अपने आप से मैंने बिना कोशिश के मैं हार गई, अब ये तो नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत चीज अच्छी है, स्पोर्ट्स से आती है। भले बच्चे के 80% मार्क्स आते हो, लेकिन आप उसको स्पोर्ट्स जरूर खिलाइए। स्पोर्ट्स से अच्छा डिसिप्लिन कहीं नहीं सीखता। जो बच्चे, जो टीचर्स बोलते हैं कि इनडिसिप्लिन है स्पोर्ट्स, नहीं। एक सीटी की आवाज से कोई रुक सकता है तो वो दौड़ती हुई, चाहे फुटबॉल हो चाहे हॉकी हो, बहुत वो सुंदर। टीम है।
है ना। बहुत अच्छी तो बात आपने कही है। हमारे साथ नेहा शर्मा जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम को आप सब जरूर शेयर करें, कार्यक्रम से जुड़े रहें। रितु जी, आपको लगता है कि टीचर ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है? टीचर को ट्रेनिंग के लिए जरूर जरूर जाना चाहिए, या गवर्नमेंट की तरफ से भी पॉलिसी है, प्राइवेट सेक्टर में भी टीचर ट्रेनिंग चलती हैं शायद। तो आपको क्या लगता है, टीचर ट्रेनिंग बहुत जरूरी है? हाँ मैम, टीचर्स ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है ना? बस ये है कि कहीं-कहीं ट्रेनिंग पे में क्या सिखाया टीचर्स जाता है बच्चों के साथ अच्छा क्या तालमेल? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बिल्कुल जी। वैसा ही है देखिए मैम, है ना? जैसे होता है ना जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए, है ना? समाज बदल रहा है, मेरा बच्चा बदल रहा है, अगर मैं उसको आज भी, है ना? उसी पुराने मेथड से बताना चाहूँगी, जैसे कि मतलब कह लीजिए डीडी का एक स्क्रीन था अपना, है ना? हम सब आप देखा करते थे उस ज़माने के जो नाटक आते थे, लेकिन आज के नाटक जब आते हैं तो वो एचडी व्यू से आते हैं और हम खुद भी उनको देखना पसंद करते हैं क्योंकि वो प्रेजेंटेशन मांगते हैं, ग्लैमर है, स्क्रीन क्लियर है, चीजें मांगते हैं। हमारा छोटा सा मोबाइल भी है नोकिया का या किसी चीज का भी, नोकिया जैसे कंपनी क्यों चलेगी, बिकॉज थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ी। हमारा मोबाइल, हमारा व्हाट्सएप हमसे अपडेट मांगता है। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है सिवाय एग्री बटन दबाने के। अगर हम एग्री नहीं करते अपने आप को तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारा मोबाइल हमें आगे जाने नहीं देगा। इक्वली विद द टीचिंग प्रोसेस ऑल्सो, है ना? जब तक आप, जैसे अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नई राष्ट्र नीति हमारी आ चुकी है और चीजें बदल गई हैं, पढ़ाने के तरीके बदल रहे हैं, चीजें बदल रही हैं, तो टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग को अपडेट करना बहुत जरूरी है। बस एक बात ये जरूरी है, जो मैंने कहा, टीचर्स को अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, जो क्योंकि है ना, अगर सरकारी है तो कई बार, कई कहीं, सब जगह नहीं है ऐसा, है ना? इतना बड़ा मंच है ये, सब जगह ऐसा नहीं है, कहीं कहीं आपके है ना प्रशंसा करने वाले बहुत है, एक लेकिन एक फिर माइंडसेट है कि सरकारी स्कूल की टीचर है, कोई क्या पढ़ाती होगी, एक ये भी माइंडसेट है लोगों का। हाँ, बिल्कुल प्राइवेट ये है। स्कूल में है तो चलो आप अपग्रेडेड हो, आप बहुत वेल एजुकेटेड हो, लेकिन अगर सरकारी स्कूल की टीचर है तो बन गई होगी ऐसी। नहीं, नहीं, ये एक मानसिकता है लोगों की, समाज ये की। मानसिकता है, ये सिर्फ एक मानसिकता है, वरना आप समझ सकती हैं, अगर केंद्रीय विद्यालय की बात ही करूं मैं, तो 4.5 लाख, है ना, इतने लोग, जिस समय मैंने एग्जाम पास किया था 2003 में, तो उस समय मुझे मालूम है, क्योंकि जब मैं कहती थी, मेरी नई नई शादी हुई थी और मुझे था शायद मेरा नॉर्थ ईस्ट ट्रांसफर कहीं मिल जाएगा, ऐसा होता है हमारे यहाँ पे, फर्स्ट ट्रांसफर नॉर्थ ईस्ट मिलता है, क्योंकि ये सोचते हैं कि भाई नौकरी की जरूरत है तो लोग वहां जाएंगे, है ना, बाद में शायद जा ना पाए। लेकिन अच्छा रैंक था मेरा, ऊपर था, तो मुझे आगरा ही मिल गया। और मतलब मैं बड़ी खुश नसीब हूँ कि जिन प्रिंसिपल के साथ 1985 में मैंने क्लास 1 शुरू की थी, वो 20 साल प्रिंसिपल रहे, और जब मैंने ज्वाइन किया विद द सेम प्रिंसिपल इन आगरा, मैंने अपना ज्वाइनिंग किया और 6 महीने बाद वो सर का रिटायरमेंट हुआ। तो बड़ा अच्छा सा था। तो यही है कि ये मानसिकता है, वरना आप देखिए 40 इतने सारे लोग, है ना, सरकारी जॉब का होना मतलब ये नहीं है, और सरकारी जॉब का मतलब होना वेरी वेरी टैलेंट, दूध में से मलाई वाली बात होती है, मलाई क्या, मक्खन और घी वाली बात होती है। इतना तपस्या करके, पढ़ लिख के, हर तरह से, है ना, क्योंकि अगर आप प्राइमरी लेवल की बात करें तो आपको ये टेस्ट नहीं करते कि आप सिर्फ हिंदी में अच्छे हैं, हिंदी में भी अच्छे होने चाहिए, आप इंग्लिश में भी अच्छे होने चाहिए, आप जीके वाइज भी अच्छे होने चाहिए, आप इंटरव्यू के लिए भी प्रेजेंटेबल होने चाहिए। हाँ, कई कभी कभी कुछ चीजें, कोटा वगैरह चीजें, इस तरह की चीजें हैं जिनसे, लेकिन तब पर भी वो अपनी कैटेगरी में बेस्ट ही लोग अपना एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं। फिर क्या होता है, कई बार उनको सिचुएशंस नहीं मिलती, या ये अपना अपना जो है ना, अपना अपना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है कि हम इतने में खुश हैं, हमें नहीं करना। तो इसके लिए भी ये हमारी, अगेन दिस इज द रोल ऑफ मैनेजमेंट कम्स हियर, कि आपका टीचर जी, बोर हो रहा है तो उसको, है ना, कुछ अच्छा करने के लिए कुछ किया जाए। तो बिल्कुल, बिल्कुल। ट्रेनिंग्स आर रितु जी, मस्ट। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। दिलराम भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। रितु जी, क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स के साथ टीचर की जो बाउंडिंग है वो बेहतर होनी चाहिए? एक टीचर क्या चाहती है माता-पिता से, जो बहुत बच्चों के माता-पिता हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न मैम। हम मतलब हमारा सौभाग्य कि हमने बरेली में पहली बार यूपी पेरेंट एसोसिएशन, ये वीडियो में फॉरवर्ड भी करूंगी उनको, कि हमने उनके साथ में, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, इतने सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके अपने अपने अलग अलग चीजें जिसपे पेरेंट्स उनसे नॉट सेटिस्फाइड होते हैं, चाहे फीस को लेके हो, चाहे बुक्स को लेके हो, ड्रेस को लेकर हो, लेकिन तब पर भी हम इस चीज को बरेली में करने में
हम हो गए, क्या बोलना चाहिए, हम हमारा सौभाग्य रहा कि ये काम हो गया। हमने वहां पोर्टल पे लोगों को इकट्ठा किया, वहां जानना चाहा, और सच बात ये है कि जितनी जितनी जरूरी बच्चों की पढ़ाई है, उससे ज्यादा मुझे लगता है, या उससे ज्यादा तो नहीं है, लेकिन उतनी ही या थोड़ी कम पेरेंट्स को भी पढ़ाई की बहुत जरूरत है। अगर कई पेरेंट्स को लगता है कि आपने बच्चों को स्कूल में डाल दिया है ना, आपका काम खत्म, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेरेंट्स को भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत रिवाइवल की जरूरत है, उनको भी है ना ऐसा। और ये बन भी गया कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, जैसे तो 3 पिलर्स बने हैं, टीचर, स्टूडेंट, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इज अगेन वन प्लेयर, की कम्युनिटी भी आपको इन्वॉल्व करनी ही करनी है। क्योंकि हमारा माइंडसेट वही है, जब तक मेरा बच्चा स्कूल से आके 1-1.5 घंटा बैठ के अपनी किताबें नहीं खोलता, लिखता नहीं है, मुझे लगता है स्कूल में कुछ पढ़ाया नहीं गया। क्योंकि हमें बात कर रहे हैं एक्टिविटी की, तो उनको, और कई लोग इस चीज का, हर चीज का ऐसे ही होता है, कुछ लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं, है ना, कि एक्टिविटी क्या, सब कुछ एक्टिविटी है, लेकिन सब चीजें बहुत सोच समझ के बड़े प्रबुद्ध जनों के साथ बनाई जाती हैं। बस अंडरस्टैंडिंग का फर्क है, स्कूलों के अपने, है ना, टीचर्स एजुकेशन का फर्क है, थोड़ा खर्चा भी होता है, कई बार नहीं भी होता है, या टीचर्स को बोल दिया जाता है कि अपने हिसाब से आप ट्रेनिंग करिए। तो ये सब चीजें हैं, अगर ये चीजें पूरी प्रोसेस पे ढंग से आ जाएं, तो है ना, पेरेंट्स को तो बहुत ही जरूरी है समझना, पैसे पॉलिसी चेंज हो रही है, और आपकी भी यू नो आपकी भी पूरी पूरी इंपॉर्टेंस है, पूरा पूरा इन्वॉल्वमेंट है आपका। एक टीचर, आप समझिए, एक टीचर, है ना, एक दिन 6 घंटे बच्चा आपका स्कूल में रहता है, उसमें सपोज मेरा मैथ्स का पीरियड सिर्फ 40 मिनट का होता है, उस 40 मिनट में भी 30 मिनट ही मुझे पढ़ाने को मिलते हैं, वो भी तब जब बच्चे में किसी ने किसी को मारा नहीं, किसी ने किसी को परेशान नहीं किया, वरना फिर वहां से ज्ञान चालू हो जाता है, 10-15 मिनट वो खर्चा हो जाता है कि बेटा ऐसा नहीं करते, है ना। तो ये काम तो बेसिक है, ये माता पिता को सिखा के भेजने चाहिए, है ना। ये नहीं, आजकल एक थोड़ा सा ये भी आ गया, अगर तुमने, उसने तुमको मारा, ठीक है, मैडम से 1 बार बोलना, 2 बार बोलना, वरना फिर तुम भी उसका निपटारा खुद ही कर देना। तो ये भी कहीं ना कहीं चीजें हैं, तो चीजें हैं। पेरेंट्स को भी बहुत जरूरत है ट्रेनिंग की, और जुड़ना चाहिए स्कूल के अंदर भी, कम्युनिटी कुछ ऐसा होना चाहिए कि पेरेंट्स की भी वर्कशॉप लगाई जाए, कभी ना कभी उनको खुशी दिल से बुलाया जाए, जहाँ चाय पानी नाश्ता करवा के बढ़िया उनसे बातचीत किया कि आपकी हमसे क्या अपेक्षा है और क्या आप चाहते हैं हम करें। क्योंकि है ना, 40 मिनट के पीरियड में, जब मेरे क्लास में 54 बच्चे हैं, तो अगर मैं देना भी चाहूँ तो मैं पूरे सब बच्चों को 1 मिनट भी नहीं दे सकती, है ना। तो चीजें ऐसी भी हैं, तो समझना बिल्कुल पड़ेगा। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही बात है, और तालमेल बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरा बेटा 10th में है, तो मैंने देखा और महसूस किया है कि जब आपकी माता-पिता में से कोई भी एक, माँ रहे या पिता रहे, टीचर्स के साथ, शिक्षक के साथ जो तालमेल होता है, वो तालमेल आपके बच्चे को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध होता है। आपकी हाँ, बाउंडिंग टीचर के साथ जितनी अच्छी है, मैंने महसूस किया है, सभी टीचर्स बहुत अच्छे हैं, और सभी का मेरे साथ रिश्ता बहुत अच्छा है, और हाँ, इसका जो बेनिफिट है वो मेरे बच्चे को मिलता है, क्योंकि वो अटेंशन मिलता है, वो चीज़ें क्लियर होती हैं कि इनके माता-पिता जागरूक हैं, तो एक भटकाव की स्थिति भी नहीं होती है, और आपस में एक तालमेल जब होता है, तो आप दिल खोलकर एक-दूसरे को कुछ भी कह सकते हो। तो ये बिल्कुल बहुत मैम, ज़रूरी एक छोटी सी अपील और करना चाहूंगी, क्योंकि आपका इतना बड़ा मंच है, जो हमने यहाँ पे एक संवाद जो हम कर पाने में सक्षम हुए, उसमें एक चीज निकल कर आई, हमने वहां भी रिक्वेस्ट की, लो सब सब पेरेंट्स से, बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, सबसे रिक्वेस्ट की, स्कूल ओनर्स भी थे, मैनेजमेंट वाले भी थे, कि टीचर्स की घर में इज्जत बनाए रखिए। एक सिंपल, है ना, टीचर्स को घर में वैल्यू दीजिए, ये नहीं कि ठीक है तू मत कर, तेरी मैडम को मैं देख लूंगी, है ना। इस तरह की चीजें जो हैं, बस आप ये मत कीजिए, है ना। अथॉरिटी आपने टीचर को दी है, क्योंकि देखिए, आप सिर्फ अपने घर के अलावा, वो स्कूल वो जगह है जहां पे आप गेट पे बच्चे को छोड़ के चले आते हैं, उतने घंटे आप सोचते भी नहीं कि आपका बच्चा कहाँ है। रितु जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, मुझे एक कहानी याद आ गई है, मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पतिदेव बहुत छोटे थे, बहुत कम उम्र में उनके बाबूजी चले गए, हम्म, लेकिन जब बाबूजी थे, तो उनके एक टीचर आते थे उनको पढ़ाने के लिए बचपन में, बहुत छोटे थे वो, मेरे ख्याल से 8-10 साल के रहे होंगे। तो बाबूजी ने टीचर से कहा था कि हड्डी मेरी, मांस आपका। हाँ,
ये बाबूजी का कहना था, और मतलब इतना मारना कि उसे चोट लगे, लेकिन इतना मत मारना कि उसकी हड्डी टूट जाए। और मुझे याद है, अभी कभी-कभी हम ज़िक्र करते हैं, पुरानी बातों को दोहराते हैं या उन बातों को याद करते हैं, तो ये मुझे बताते हैं कि मार पड़ती थी तो सब कुछ याद करते थे हम। तो हाँ, माता-पिता को ये नहीं होना चाहिए कि नहीं हम बहुत वो हैं, दबंग हैं, देख लेंगे। जो आपने कहा ना, ये बहुत हद तक बहुत सही बात कही आपने, और ये एक अपील है उन माता-पिता के लिए जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, और बिल्कुल इस कार्यक्रम के माध्यम हाँ, से हम, क्योंकि शिक्षक जो है वो नींव रखता है विश्वास हमारे कीजिए बच्चों उसको, के हाँ, भविष्य उस पे की। विश्वास हमारे बच्चों कीजिए। का भविष्य बनाता है शिक्षक। वो नींव रखता है कि हमारा बच्चा किस ओर जाएगा। उनकी इज़्ज़त करना, उनका सम्मान करना हमारा दायित्व है, और हमें ज़रूर करना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात आपने कही आज, और हमारे साथ लोग जुड़े रहे हैं। कुछ प्रश्न मैं लूँगी। 2020 में जो शिक्षा नीति में, क्योंकि हमारे पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा, जल्दी-जल्दी हम बात करेंगे। 2020 की जो शिक्षा नीति में बदलाव आए हैं, उसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहती हैं? या आपको लगता है कि बदलाव सारे सही हैं? हाँ, पॉलिसी मैटर है ना? तो जो भी है सब अच्छा है, बस बात वही है कि हम जो है कितना उसको ढंग से लागू कर पाते हैं, क्योंकि बनती सब चीज़ें अच्छी हैं। बहुत बड़े लेवल पे बहुत सारे लोग बहुत सारा शोध करते हैं चीज़ों पे, बहुत अच्छा बनता है। जैसे कि सबसे पहली जो हमारी चीज़ थी, वो हमारी जो अब आ गई है वो है 5+3+3+4, जो कि हमारी पहले अलग थी। अब जो हमारा 5 साल जो पहला 5 है, इसका मतलब है कि इसमें पहले हमारी प्री प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी नहीं थी। बच्चा नर्सरी केजी यानी कि क्लास 1 में बच्चा जो आएगा वो 6 साल का आएगा। इसका मतलब थोड़ा हष्ट-पुष्ट होकर आएगा, क्योंकि होता ही ऐसे जब नौकरी करने वाली मम्मियाँ हैं, या एक फैशन चल पड़ा है कि अच्छा आपका बच्चा स्कूल नहीं गया अभी तक, चला जाएगा स्कूल। घर में आप भी पढ़ी लिखी हैं, उन आप जो माँ-बाप मैन के लिए क्या हाँ, संदेश आप देना चाहेंगी जो 2 साल, 2.5 साल के बच्चे को प्ले स्कूल में डाल देते हैं? मैं तो नहीं बिल्कुल दूँगी कि इतना जल्दी मत करिए, आराम से बच्चे को बड़ा होने दीजिए, इतनी जल्दी ही क्या है? इतनी जल्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना? अगर आपकी मजबूरी है, तो भी उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि छोटे बच्चों के अंदर बहुत छोटे होते हैं, बहुत सारी भीड़ में बिखर जाते हैं, है ना? तो और वो चीज़ वो बोल भी नहीं पाते हैं, कहीं भर नहीं पाती है, फिर वो अलग तरीके से अपने हिसाब से भरती है, जिससे कि इम्बैलेंस बनता है। तो बहुत ध्यान से अपने बच्चे छोड़िए, अपनी नौकरी को भी बहुत ध्यान से करिए, है ना? बीइंग अ लेडी, वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग द चाइल्ड इन दिस वर्ल्ड। तो हमारी कुछ अपनी एक जिम्मेदारियां हैं, बायोलॉजिकल चीजें हैं, तो वो हमें निभानी ही है ना? अपने परिवार को, अपने एक अच्छा सा बच्चे को एक अच्छा एटमॉस्फेयर दीजिए। एक है ना पल जाएंगे वाली बात नहीं है, प्यार मोहब्बत से उन्हें पालिए, आपको उन्हें पूरा आपको समय नहीं दीजिए। लगता कि ये एक माँ और बच्चे, या पिता और बच्चे के बीच की जो बाउंडिंग होती है, वो भी कहीं मिस अनबैलेंस्ड हो जाती हाँ, है कि बच्चा अलग चला जाता है, माँ बाप अलग होते हैं, तो वो जो छोटे बच्चों की जो बाउंडिंग होती है माता पिता के साथ, वो कहीं ना कहीं बाधित होती है जब आप हाँ, इस तरह का डिसीजन लेते हैं। बिल्कुल। आजकल इतना सारा टीवी है, 2020 सब की सोशल शिक्षा मीडिया नीति है। के बारे में आप बता रही थी, मैंने कुछ और ही प्रश्न हाँ, आपसे पूछ लिया। नहीं, नहीं, जी। बिल्कुल मैम। जैसे कि सबसे बड़ी बात तो यही है कि 6 साल का बच्चा क्लास 1 में आएगा, और एनटीटी टीचर्स जो थे, जैसे पहले ये था कि ज़रूरी नहीं था पढ़ना, लेकिन अब जो है ये माँगा जा रहा है कि 3 साल का बच्चा ही स्कूल में एडमिट होगा, उससे पहले 2 साल का बच्चा स्कूल में नहीं जाएगा, है ना? तो 3 साल में जाएगा, 3 प्लस, देन 4 प्लस, देन 5 प्लस, फिर 6 प्लस का जब बच्चा 31 मार्च को 6 प्लस का होना चाहिए, तब वो क्लास 1 में आएगा। और ऐसे करते-करते टीचर एजुकेशन पॉलिसी में भी ये है, टीचिंग जॉब, चूजिंग द टीचिंग फील्ड विल नॉट बी द लास्ट। ये नहीं तो चलो यही कर लेते हैं, टीचर बन जाते हैं, ये नहीं होगा। अगर आपको चुनना है टीचिंग को, तो अब आपको 12th के बाद ही आपको इंटीग्रेटेड 4 इयर्स कोर्स चुनना पड़ेगा। दिस विल बी अ मैटर ऑफ चॉइस, ना कि द ओनली लेफ्ट ऑप्शन फॉर यू। तो ये तो सबसे मेन है। दूसरा क्या, सबसे अच्छी बात जो आ गई है वो ये हो गई है, क्योंकि बहुत सारी बहनें भी जुड़ी हुई हैं। ज्यादातर ऐसे ही होता है ना, पापा लोगों पे एक अलग प्रेशर होता है कि समय से शादी कर दो, 3-4 बहनें भाई होते हैं, तो सबका नंबर लगा होता है 2-2 साल का, एक पापा का अपना एक टारगेट होता है करने का। तो अब क्या होगा, अब जो एजुकेशन में क्या, आपको एक पीईएन, परमानेंट अकाउंट नंबर, जैसे कि आपका हमारा पैन नंबर है, कहीं से भी कोई ट्रांजेक्शन करें, कुछ भी लेन देन करें, वो वहां सुरक्षित है, वैसे ही आपका परमानेंट अकाउंट नंबर बन चुके हैं सब बच्चों के।
कुछ रह गए होंगे तो रह गए होंगे, वरना सब बच्चों के ऑलमोस्ट बन चुके हैं। 2024 का टारगेट था। अब ये आप अपार अपनी आईडी की पढ़ाई बात कर रहे हो आप? अपार आईडी की बात कर रहे अपार आईडी से, हाँ, पेन नंबर आपका जनरेट होता है। तो उसमें क्या है, अगर आपने पढ़ाई, आपकी शादी बीच में आती है, या आपका एमएससी करते करते मन करता है कि नहीं, आई वांट टू डू समथिंग इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, तो आप उस कोर्स को वहां छोड़ सकते हैं। या अगर आपकी शादी बीच में आती है, तो पहले क्या था, अगर 2 साल के अंदर आपने एमए नहीं किया, मेरी मम्मी का ऐसा केस है, अगर आपने वो बीए कंप्लीट नहीं किया, तो आपका बीए इक्वल टू 0 है ना, आफ्टर 2 इयर्स वो आपको दोबारा करना पड़ेगा। पर अब ऐसा नहीं होगा। 4 साल कोर्स में अगर आप पहला साल करते हैं, तो दैट यू विल बी गिवन अ सर्टिफिकेट अवॉर्डेड। सेकेंड ईयर में आप यू विल बी गिवन अ डिप्लोमा। थर्ड ईयर में आप कंटिन्यूएशन करते हैं, तो वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। जैसे पैसे क्रेडिट होते हैं, तो आप उसके आगे जब चाहे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। 1 साल में आप 2 कोर्स भी कर सकते हैं, बस दोनों का पासिंग ईयर जो है वो एक नहीं होना चाहिए। आगे पीछे 1 साल आपने ये शुरू कर दिया, आप इतने काबिल हैं, तो आपकी काबिलियत को एजुकेशन पॉलिसी भी मानती है कि आप पढ़िए। तो ये बहुत अच्छी चीज है, आपका क्रेडिट स्कोर बन गया है, आप आगे बढ़ते रहिए। बहुत अच्छी जानकारी आप दे रही हैं ऋतु जी। और आज की चर्चा वाकई सार्थक हो रही है। हमारे साथ मोहम्मद खान, इशाक खान साहब जुड़ गए हैं। उन्होंने लिखा है कि बहुत सुंदर और सार्थक बातचीत हो रही है। हार्दिक बधाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े हैं आप और अपना समय आप दे रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी जी। बात है। जैसे कि आप टीचर हैं और आप जैसे बहुत सारे टीचर हैं दुनिया में, क्लासरूम में बच्चों के साथ किस प्रकार तालमेल बिठाना आजकल मुश्किल है या आसान है, या बिठाने में क्या दिक्कतें आती हैं, या अगर इस बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहें तो आप किस तरह से हमें समझाने की कोशिश करेंगी कि आजकल बच्चे थोड़े अलग स्वभाव के हो गए हैं, उनके साथ बिल्कुल। तालमेल बिठाना थोड़ा-सा मुश्किल मुझे लगता है। तो कैसे आप ओवरकम करती हैं अपनी परेशानियों को? हम्म। मुझे लगता है मैं सबको लेती हूँ, क्योंकि हमारे पास तो आर्मी या डिफेंस बैकग्राउंड के बच्चे ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर हम एज ए होल देख के चले, तो मुझे लगता है बच्चों से ज्यादा हमें टीचर्स को, यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस की बात आती है, हमें बच्चों से ज्यादा उस बच्चे के माता पिता कैसे हैं पहले ये समझना पड़ता है। मैं सही बताऊं आपको, किस बच्चे को डांटने से काम चल जाएगा, किस बच्चे को छूने भर से उसके पापा जो हैं स्कूल आ जाएंगे कि मैडम आपने ऐसे कैसे बोल दिया मेरे बच्चे को। तो बच्चे हैं, उनको तो वी आर ट्रेंड, उनको तो हम आप जैसे ना पहले एक बार उनको अपने रेपो बिल्डिंग करनी पड़ती है, या देसी भाषा में अपने लपेटे में ले ही लेंगे, क्योंकि बच्चे एक बार जब हमारे लपेटे में आते हैं, फिर हमारी आंखों में बातचीत चलती है, कौन समझ रहा है कौन नहीं समझ रहा, समझ में आता है। लेकिन जो शुरुआत में होती है, क्योंकि आजकल की वही वाली बात है, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग हो गई है। एक ही बच्चा है आपका, मम्मी खुद है ना इतनी अच्छी पढ़ी लिखी होशियार है, लेकिन क्योंकि एक ही बच्चा है, तो दिन भर हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग होती है। हमारे पापा मम्मी एम्बुलेंस पेरेंटिंग क्या करते, जब जरूरत है तब वो आते थे। मेरे पापा कभी स्कूल नहीं गए, है ना, वो कहते क्या करने जाऊंगा तेरे स्कूल, क्या करना है। मैं कहा पापा आया करो, है ना, अच्छा लगता है कोई आता है तो। लेकिन अब जो है पापा मम्मी जो है वो टीचर को समझने, मतलब एज ए टीचर वो समझना ज्यादा जरूरी है कि इनके माता पिता कैसे हैं। जैसे कई बच्चे बोलते हैं कि अरे मैडम, जैसे जो आपने बताया ना कि अरे आप मेरे बच्चे को उल्टा टटका दीजिए, तो मैं कहती हूँ नहीं, इतनी की नौबत ही नहीं आएगी। आपका बच्चा बहुत प्यारा बच्चा है, बस थोड़ा सा सम्मान हमारा घर में करना, जो हम काम दें वो करना, नहीं करे तो हमें बता देना कि भाई ये वाली बात थी, हमने नहीं कराया, कोई जबरदस्ती नहीं है। बच्चे आपके हमारे साझी जिम्मेदारी है। अगर सिर्फ मैं ही ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं पिलाती 30 मिनट के पीरियड में, 25 मिनट में, है ना, 18 घंटा बच्चा आपके पास में है, जो बेसिक मैनर्स आप बना के दीजिए, बच्चा आपका यहाँ हम ध्यान रखेंगे। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी टीचर को समझना है, किस बच्चे को कैसे डील करना है। दिस इज अगेन ना क्लासरूम मैनेजमेंट पार्ट, जिसके लिए ट्रेनिंग जरूरी है। बच्चे बच्चे हैं और वी आर ट्रेंड, है ना, हम उनके बाप है, वो हमारे बाप नहीं है, तो हम उनको लपेटे में ले ही लेते हैं। और जब एक बार लपेटे में आते हैं, फिर पढ़ाई चल पड़ती है, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। बिल्कुल ओवर टू सही यू। कहा आपने, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रही हैं। बहुत हमारे पास अब समय बहुत कम बचा है, लेकिन मैं ज़रूर आपसे थोड़ी-सी बातचीत और मैं करना चाहूँगी। एज़ अ टीचर कभी आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ा, या आपकी जो टीचिंग है वो बहुत स्मूथली चल रही है? नहीं, नहीं मैम, ये सामना करना पड़ा, ये मेरा अभी एक नया ही हाल ही का केस है, क्योंकि नया ट्रांसफर हुआ था, है ना, और हस्बैंड भी, क्योंकि मैं स्पोर्टी रही हूँ। मैंने कहा ना, स्पोर्ट्स से थोड़ी दबंगई भी आती है, और जैसे हॉकी ऐसा गेम, जब आप हॉकी लेके चलते हैं ग्राउंड में, तो अपने आप को आप बजरंगबली से कम नहीं समझते हैं। और अगर कैप्टन टीम के हैं, तो आप समझते हैं कि हम ही बजरंगबली हैं, बताओ क्या प्रॉब्लम है भाई किसको। तो है ना, अब बेल्ट बेल्ट का फर्क होता है, और
अगर आपका बेल्ट ऐसा मिल जाए तो बच्चों के, जैसे मैंने कहा ना, माता पिता हमारी असली दिक्कत खड़ी करते हैं, वरना बच्चे तो छोटे बच्चे हैं, है ना, प्यार मोहब्बत से हम ट्रेंड होते हैं। तो ये दिक्कतें हो जाती है कि, है ना, मैडम आपने उनको ऐसे कैसे कह दिया। मैंने कहा मैडम आपको क्या लगता है? नहीं मैडम मेरा बच्चा झूठ बोलेगा। तो लगता है कि अच्छा मैडम नहीं मैं झूठ बोल रही हूँ, आपके बच्चे नहीं है। मैंने कहा ना मेरे बच्चे ही नहीं है, मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। तो ऐसे अपने आप को पीछे लाना पड़ता है कि हाँ ठीक है। तब फिर हम एज ए टीचर दूसरी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि बच्चे को लपेटे में लेते हैं कि बेटा तुम हमें लिख के दे दो कि मैडम आप ना मुझे कुछ कहेंगी, ना मुझे डांटेंगी, ना मारेंगी, है ना। और हम उनको, बच्चों को पहले जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि क्यों मम्मी नहीं मारती क्या घर में, कौन कौन पिटा है। तो बच्चे खूब हाथ खड़ा करते हैं, कौन कौन किससे पिटा है बच्चे बताते हैं, कौन बेल्ट है, कौन किस किस चीज से हाथ उन पे लगाया गया है। तो हम कहते हैं फिर अगर मैंने इतना सा ऐसे कर दिया तो क्या दिक्कत होगी बच्चा, तेरे भले के लिए क्या, तू मुझे बोल दे नहीं करना। तो मैंने कहा ठीक, तुम राजा। तो इस तरह बच्चे काबू में आ जाते हैं, पर दिक्कतें होती हैं। देन अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ टीचर, हमें सिखाया जाता है पढ़ाई में भी, प्रैक्टिकल्स में भी, क्लासरूम मैनेजमेंट का पार्ट है ये। और यही है टीचिंग लाइफ की चीजें। बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार इस तरह की परिस्थिति आती है। कई बार देखिए टीचर्स की भी गलती होती है। मैं यहाँ नहीं कहूँगी कि हाँ सारी बिल्कुल गलती माता-पिता की है। होती है। कुछ केसेज़, अभी सोशल मीडिया का हाँ ज़माना है, तो बहुत सारे ऐसे केसेज़ हमारे सामने आए हैं वीडियो के माध्यम से, जो बहुत दिल दहलाने वाले हैं। कोई भी जी टीचर अपने मैम। बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करता है, और नहीं करना चाहिए, ना माता-पिता को, ना टीचर को, ना किसी और को। तो ये बिल्कुल समाज का जो संतुलन है वो बनाए रखने के लिए हमें बहुत संयम की ज़रूरत है। हमें बहुत अच्छे से रहने की ज़रूरत है, और वही संयम हम अपने बच्चे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं जब वो चीज़ हमारे अंदर है। बिल्कुल इस सही कहा कार्यक्रम के मैम। माध्यम से आप एक टीचर होने के नाते अपने बच्चों को क्या संदेश देंगी, या माता-पिता को क्या संदेश देंगी? मैं संदेश देना चाहूंगी, हर बच्चा अच्छा होता है ना। और सक्सेस के अपने अपने मायने होते हैं। मुझे एक बस लास्ट है, क्योंकि देना चाहूंगी तो आपके लिए ही प्रश्न छोड़ना चाहूंगी, सक्सेस या अच्छा पढ़ना या अच्छा लाइफ में होना किसे कहते हैं। जब मैं हल्द्वानी पोस्टेड थी, वहां पर एक सर थे और एक मैडम थी। उन्होंने मुझे बताया, सर बड़ी पोस्ट पे थे, मैडम मेरे साथ थी, हम लोग छोटी पोस्ट पे थे उनके। तो उन्होंने मुझे बताया तुम बताओ सक्सेस किसको बोलती हो। मेरी क्लास में अगर एक बच्चा था जिसका नाम पवन था, मैडम अगर सुन रही होंगी या मैं उनको जरूर भेजूंगी, तो उन्होंने मुझे वो ज्ञान दिया था उस समय। मेरे लिए वो एक माइलस्टोन था, कह लो एक टर्निंग पॉइंट था कि सक्सेस किसको बोलोगी। कि ना हम दोनों हस्बैंड वाइफ नौकरी करते हैं, हमारा ट्रांसफर हमेशा बाहर बाहर रहा और हम दूर दूर रहे, है ना। हिल्स पे मेरा ट्रांसफर रहा, मुझे अस्थमेटिक हो गई मैं, ऐसा बताया उन्होंने मुझे, है ना। इनका ट्रांसफर वहां रहा, दोनों बच्चे उनके आईआईटी कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मेरी क्लास में एक बच्चा था जिसका नाम था पवन, है ना। और पवन भी अगर कहीं सुन रहे होंगे हो सकता है, तो वो बच्चा जो था वो पढ़ाई में बहुत एवरेज था। लेकिन आज अल्मोड़ा में पवन की 3 मंजिला पवन का मकान है, वो रहता है। घर में कुछ भी जरूरत पड़ती है, कैसी भी जरूरत पड़ती है, तो पवन को ही कॉल किया जाता है। और हम 2 लोग नौकरी कर रहे हैं, दुनिया में इतना आगे पीछे जा चुके हैं। हम बहुत अच्छे टीचर है, बहुत लोग हैं, तो और है ना। लेकिन तब पर भी हम अपना मकान अभी तक नहीं बना पाए, क्योंकि हमको मालूम नहीं है, हम बना भी लेंगे तो उसमें रह नहीं पाएंगे। दोनों की नौकरी है, दोनों का ट्रांसफरेबल जॉब्स है। तो सक्सेस क्या है, एक साथ परिवार में रहना। और थोड़ा कम पढ़ने में था, पर आज उसके पास हमसे फाइनेंशियली वो भी स्टेबल है। हमने बहुत बच्चों को ज्ञान दिया, बहुत बच्चे बनाए। तो सबका अपना अपना सक्सेस का, लाइफ जीने का सबके अलग अलग है ना। किसी के लिए सक्सेस कुछ है, किसी के लिए कुछ सक्सेस है। आप बैठ के सोचिए मुझे लाइफ में क्या क्या चाहिए, और जब मतलब भर का पैसा इकट्ठा हो जाए, तो लाइफ में अपने बच्चों पे और अपनी फैमिली पे जरूर ध्यान दीजिए। छोटे क्या बच्चे थोड़े समय के लिए ही मांगते हैं, आपकी जरूरत है। फिर जब लाइन पटरी पे उनकी आ जाती है, फिर वो आपकी गाइडेंस, फिर वो अपने आप चलते हैं। बहुत सुंदर बात आपने कही। सक्सेस हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग मायने की चीज़ है, और मेरे लिए सक्सेस है आप सबसे मिलना, आप सबसे बातें करना। हाँ मैं इसी में बहुत खुश हूँ, और मैं इतनी बस यही खुश बात। हूँ, खुश होने का कारण ये भी है कि लगातार हम इस कार्यक्रम को चलाए जा रहे हैं, यही हमारी सक्सेस है, और हम वाक़ई बहुत खुश हैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। पता नहीं कब तक कहाँ पहुँचेंगे, भगवान जाने। वो तो भगवान के मुझे लगता है एक ऊपर शक्ति है, जो शक्ति हमें सबको चलाती है, और उस शक्ति को सब पता है कि हमें कहाँ पहुँचाना है, क्या करना है, किससे कब मिलाना है। शोभा मिश्रा जी लगातार बनी हुई हैं। बहुत-बहुत आपका सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और ऋतु जी, एक आखिरी प्रश्न, जब आपको इतना बड़ा सम्मान मिला विदेश मंत्रालय से, तो वो जो खुशी थी वो मैं आज आपके चेहरे पर देखना चाहती हूँ दोबारा से। उसके बारे में हमारे अच्छा, दर्शकों को ज़रूर बताएँ। हाँ।
मैं बहुत खुश थी मैम। और है ना, मैं बहुत एक ओवर पॉजिटिव अपने आप को मोटिवेटेड लेडी मानती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कहती थी जो चाहते हो, मतलब अपनी होता ना, जब शिद्दत से चाहो तो कायनात भी उसमें लाने की कोशिश करती है। मैं जो मेरी डॉक्टरेट है, मैं क्योंकि एज ए काउंसलर पार्टिसिपेट करती थी, तो कई बार गलती से मेरे नाम के आगे डॉक्टर बोल देते थे, डॉक्टर तो शर्मा। तो मैं कहती थी नहीं सर, डॉक्टर वॉक्टर में नहीं हूँ, बट साउंड्स गुड। मेरे पापा भी है ना, अपने एयरफोर्स के प्रेसिडेंट अवार्डी रहे हैं, वो भी प्रतिभा पाटिल से सम्मान ले चुके हैं। तो उन्होंने बोला तुम लगाओ, तुम्हारे पिताजी ने बोल दिया, तुम्हें क्या डर है, 2 बार पेपर में छाप दो। मैं कहा पापा ऐसे नहीं होता, डॉक्टर लगा लो, है ना। तो मैं कहती थी भाई अब मैं पढ़ नहीं सकती, जो बात सही कि मैं बहुत पढ़ चुकी, मतलब एट 42 एज आई डिसाइडेड कि मैं बहुत पढ़ चुकी। अब मुझे देने का समय ना। माय फादर हैज गिवन दिस मंत्र, लर्न, अर्न, रिटर्न, रिटर्न टू सोसाइटी, लर्न, अर्न एंड देन रिटर्न। तो ये था। तो मैं हमेशा ब्रह्मांड में जो मेरी इच्छाएं मैं बोलती रहती हूँ, और मुझे लगता है कि कहीं भोलेनाथ कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं बढ़िया चीजों को। तो जब ऐसा मौका, एक स्कीम आई, मुझे मिला कि अगर आप चाहें तो, अब ये हो गया बिकॉज ऑफ योर एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड इन काउंसलिंग का। जब लोग बोलते थे तुम ये करती रहती हो, तुम्हें पैसे मिलते हैं इसके, तो मैं कहती नहीं, पैसे नहीं मिलते, हर चीज के लिए पैसे नहीं मिलते। किसी चीज से पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है ना, पद पैसा प्रतिष्ठा 3 चीजें मिलती हैं, 3 पीज हैं। तो कुछ अरे ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वो भगवान मेरे को सिद्ध कर देते हैं उस चीज को। वो सब मेरा जुड़ गया। सोशल, उन्होंने मुझसे पूछा कि एक में लेनी है, 2 फील्ड में लेनी है, एक इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ेगा, एक फीस है वो आपको भरनी पड़ेगी, और ऐसे ऐसे होगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने हिसाब लगाया, पढ़ मैं सकती नहीं, फर्जी मुझे करना नहीं है, मुझे तो कोई दे दे। क्योंकि यहाँ पे उमेश गौतम जी हैं, जब मैंने उनका पढ़ा, यहाँ पे वो दूसरी बार मेयर बने उत्तर प्रदेश के, कह लो हमारे बरेली के बने, और उत्तर प्रदेश के पूरे उपाध्यक्ष है मेयर समाज के। तो जब उनसे मैंने उनका पढ़ा, तो मुझे पहली बार मालूम चला कि मानक उपाधि भी कोई चीज होती है। तो मैंने कहा यार ये वाला काम सही है, हे भगवान कुछ ऐसा करो कि यही मिल जाए, डॉक्टर लग जाएगा नाम के आगे। और वाकई में ऐसा हुआ। और मैंने आज तक फेसबुक पे शेयर भी नहीं करी वो वाली, क्योंकि होता है मम्मी पापा हैं सब लोग, नहीं नहीं ज्यादा कुछ फेसबुक पे नहीं डालते, नजर लग जाती है। पर डॉक्टर लगाने का अधिकार मुझे मिल गया। तो वर्ल्ड ऑनरी एडवाइस काउंसिल इन कोलैबोरेशन विद द ह्यूमन एक्सटर्नल अफेयर, अपना जो है इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स, उनकी तरफ से मुझे जब ये मिल गया, तो मैंने कहा अब तो सही है। तो मांगना, मांगो खूब और मेहनत करो, ईश्वर सब देखता है। सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आगे बढ़ते रहिए, अच्छा होता रहेगा अपने आप आपके साथ। बिल्कुल सही कहा आपने, सच्ची मेहनत हमेशा काम आती है, व्यर्थ नहीं जाती। और आपके लिए एक संदेश और आया है, डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी ने लिखा है, मजा आ गया आपसे मिलके। तो वाकई हमने सार्थक की आज की बातचीत, और सभी को बहुत और आनंद मुझे आया। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे हस्बैंड जी भी शायद साथ में है। वेरी वेल सेड ऑन पेरेंटिंग, इसका मतलब मुझे ये नहीं कहेंगे कुछ भी बोलती रहती है। राजीव अच्छा, शर्मा जी राजीव शर्मा जी, जी जी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। और इन्होंने कहा आपके बारे में, शायद आपने सुना कि नहीं, कि एक जब महिला आगे बढ़ती है तो उसके पीछे उसके पति का बड़ा हाथ होता है। और शायद यही कारण है मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि सपोर्ट बहुत बिल्कुल। ज़रूरी होता है। और सपोर्ट जब मिलता है तभी एक महिला आसमान को छूती है। तो राजीव शर्मा जी, आपका अभिनंदन है। तमाम सुधी श्रोताओं का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ, डॉक्टर रितु शर्मा, हमसे मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, हमारे आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए आपका बहुत बहुत अरे आभार, अभिनंदन। हम सब की दुआएं, हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर रहें, बच्चों के थैंक यू। साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा रहे। अगली बार फिर नए किरदार के साथ उपस्थित होंगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ जय रात्रि। हिंद, जय भारत। थैंक यू। शुभ रात्रि।